बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेपरा रूल्स को कम्प्लीटली इन शॉर्ट क्विक ओवरव्यू करेंगे और इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो मेन कंसेप्ट होंगे मैं उनके बारे में बात करता जाऊंगा, ताकि जिसके पास एग्ज़ाम के दिनों में कम टाइम हो तो वो इसी को क्विक रिव्यू कर ले। जिसने डिटेल में पढ़ना है तो जो पार्ट वाइज पार्ट 1 2 3 4 5 6 पढ़े हुए हैं उनको फर्स्ट टाइम पढ़ सकता है, और जिनके पेंडिंग कोई क्वेश्चन थे मैं उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस लेक्चर को भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना करें। तो ज़रा अलर्ट हो कि आप लोगों ने मेरे साथ चलना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। डेफिनेशन कैसा है? इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड बाय दी, ये याद रखने वाली है कि पेपरा ऑर्डिनेंस के सेक्शन 26 के ज़रिए पेपरा रूल्स बने। इसका सेक्शन 1 जो शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट के बारे में है, ये इमीडिएटली इन्फोर्स हो जाएगा और फेडरल गवर्नमेंट की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उन पे अप्लाई होगा। सेक्शन 1 में कहा गया है। सेक्शन 2 सारे डेफिनेशंस के मुतालिक होगा, जिसमें बिड होती है, जो कि बिडर अपनी प्राइस वगैरह देता है इनविटेशन के जवाब में। इनविटेशन कौन ऑफ़र करता है? प्रोक्योरिंग एजेंसी। और बिडर कौन होता है? जो बिड ऑफ़र करता है, सप्लायर यानी कंट्रैक्टर। कम्पिटिटिव बिडिंग वो होती है जिसमें ओपन कंपटीशन होता है और जो कंट्रैक्टर और सप्लायर्स हैं, फर्म्स हैं, वो उसमें हिस्सा लेती हैं। कंट्रैक्टर, बिडर, सप्लायर एक ही टर्म है। कंट्रैक्ट है मीन एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। डेफिनेशन इसकी अहम है। करप्ट एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस वो हैं जो पेपरा रूल्स परमिट नहीं करते, और ऐसा कोई भी काम जो एज़ पर पेपरा रूल से हट के किया जाए, या सप्लायर या जो प्रोक्योरिंग एजेंसी के ऑफिशियल्स हैं कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों जिसमें ट्रांसपेरेंसी वगैरह पे शक व शुबा हो या उससे डेविएट करें। एमरजेंसी है कि जब आप पेपरा रूल्स को अप्लाई नहीं कर पाते और आपको जो चीज़ें चाहिए जो आपने परचेज़ करनी है वो आप क्विकली करें जब डिज़ास्ट्रस सिचुएशन में, जैसे इमरजेंसी हो या कोई एक्सीडेंट हो या वार के दिनों में आपको एमरजेंसी पे कोई चीज़ें ख़रीदना पड़े, तो उस हालात को एमरजेंसी कहते हैं। जो बिडर्स अपनी बिड देते हैं और उनकी इवैल्यूएशन एज़ पर गिवन क्राइटेरिया होती है, उनमें से जिसकी लोएस्ट प्राइस होती है उसको लोएस्ट इवैल्यूएटेड बिड कहते हैं। ऑर्डिनेंस मीन के पेपरा रूल्स का जो ऑर्डिनेंस 2002 है, इसका सेक्शन नंबर भी याद रखना, जो कि 22 नंबर है। रिपीट ऑर्डर वो होता है कि एक ही साल में जब आप फर्स्ट टाइम बिडिंग करते हैं लेकिन दोबारा उसी आइटम की अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप बगैर बिडिंग के उसी सप्लायर को जो लोएस्ट बिडर था प्राइस में, आप उसको ऑर्डर दे सकते हैं, और ऐसे ऑर्डर को रिपीट ऑर्डर कहते हैं। सप्लायर, कंट्रैक्टर, बिडर एक ही बात है। वैल्यू फॉर मनी, जिसके लिए हम खर्चा कर रहे हैं, जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उस पैसे से ज़्यादा फ़ायदा आप उठाएं और वो चीज़ ख़रीदें जिससे मनी की वैल्यू मैक्सिमाइज़ हो। ज़्यादा पैसे में कम दर्जे की चीज़ नहीं ख़रीदनी, बल्कि कम पैसों में अच्छी क्वालिटी की चीज़ आप ख़रीदने की कोशिश करेंगे। इसको कहते हैं वैल्यू फॉर मनी। द एक्सप्रेशन यूज्ड में यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन दी हैं उनका तो वही मतलब है। अगर कोई नहीं दी गई तो किसी और रूल में जो उसका मतलब है वही आपने समझना है। स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी है, ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी इदारे आते हैं उन सब पे अप्लाई होगा, इसका ये स्कोप है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट क्या है कि आपने फेयर मीन्स और ट्रांसपेरेंट मैनर से चीज़ें ख़रीदनी है, और उसके लिए जितनी भी आप कोशिश करेंगे एंगेज होंगे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में, इसको सारे का सारा प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट यानी कि ख़रीदारी के उसूल। 5वें नंबर पे इंटरनेशनल एंड इंटर गवर्नमेंटल कमिटमेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ इसमें ये कहा गया है कि अगर फ़र्ज़ किया फेडरल गवर्नमेंट का ही कोई इदारा है
और आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, आपको चाहिए कि पेपरा रूल्स को फॉलो करें। लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट ने किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कोई कमिटमेंट की है, कोई ट्रीटी साइन किया हुआ है, तो ऐसे हालात में ट्रीटी के जो शिक होंगी, रूल्स होंगे, वो अप्लाई करेंगे, वही प्रिवेल करेंगे। उस वक्त पेपरा रूल्स सेकेंडरी हैसियत में चले जाते हैं। प्राइमरी प्रेफरेंस आप किसको देंगे? जो ट्रीटी हो, एग्रीमेंट हो फेडरल गवर्नमेंट का किसी और स्टेट या गवर्नमेंट के साथ। छठे पे लैंग्वेज है कि आपने जो पेपरा के रूल हैं जिससे आपने प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस करना है, आपने रिकॉर्ड को उर्दू और इंग्लिश इन दोनों में से एक या दोनों में आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। लेट्स सपोज कोई फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, फॉरेन में जैसे एम्बेसीज वगैरह होती हैं वो ऑपरेट हो रही होती हैं, तब आपने मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उर्दू या इंग्लिश में मेंटेन करना है, लेकिन जो क्रॉसपॉन्डेंस वगैरह होगी उसको आपने लोकल लैंग्वेज में कर सकते हैं। लेकिन लोकल लैंग्वेज उस वक्त आप इस्तेमाल करेंगे जब आपको उसके लिए कुछ फ़ायदा भी हो। ये ना हो कि लोकल लैंग्वेज में करें और उसमें कोई पार्टिसिपेट ना करे, उल्टा आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको आ जाए। तो लोकल लैंग्वेज तब यूज़ करनी जब आपको कंफर्म हो कि लोकल लैंग्वेज करने से आपको फ़ायदा होगा। और कोई कंट्राडिक्शन वगैरह होती है तो आप लोकल लैंग्वेज में अगर लेट्स सपोज कोई तज़ाद आ जाता है, कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे आपको देखना पड़ता है कि आपकी रूलिंग क्या थी, तो आपने मेन जो डॉक्यूमेंट है आपका, जो उर्दू में मेंटेन किया था या इंग्लिश में मेंटेन किया था, वो उसका जो है आप रेफ़र करेंगे और वही प्रिवेल करेगा। इंटेग्रिटी पैक्ट, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को डिफ़ाइन किया था, इंटेग्रिटी पैक्ट में ये होता है कि आपने अपने अपने दायरा कार में रहना है। जो सप्लायर है, जो ऑफिशियल्स हैं, जो प्रोक्योरिंग एजेंसी के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने अपनी ईमानदारी से चलना है और कोई भी किसी के साथ माल प्रैक्टिस नहीं करेगा। यानी कि अंदर अंदरों अंदर जो है वो आज सप्लायर के साथ कोई मिल जाए और उसको कोई दूसरे सप्लायर के बारे में, जो बिडर हैं, उनकी कोट के बारे में बताया कि इसने ये प्राइस दी है तो तुम इतनी दे दो तो विन कर सकते हो, तो ये सारी के सारा इंटेग्रिटी पैक्ट के ख़िलाफ़ जाता है। और आपने फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। लेट्स सपोज आपका कोई ऑर्डर है, उसकी कीमत 1 लाख से बढ़ रही है, तो आप फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन लेके पेपरा रूल को मतलब स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आपने फेडरल गवर्नमेंट से उसके लिए इजाज़त लेना होती है। और ये नहीं करना आपने कि अगर आपके ऑर्डर की वैल्यू, जो चीज़ आपने परचेज़ करनी है, वो 1 लाख से बढ़ रही है, लेट्स सपोज 2 लाख की है, तो आप उनका ऑर्डर जो है 1-1 लाख से कम कर दें। मतलब ये कि एक ऑर्डर 98,000 का कर देते हैं, दूसरा 99,000 का कर देते हैं, तो पेपरा रूल से आप बच जाते हैं कि पेपरा के प्रोसेस में आपको जाना ना पड़े। तो ये क्या है? ये इंटेग्रिटी पैक्ट के वायलेशन होगी। प्रोक्योरमेंट प्लानिंग कि प्लान आपने कैसे करना है, ये सारा का सारा इसमें हम पढ़ेंगे। प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, जिस प्रोक्योरिंग एजेंसी ने चीज़ें ख़रीदनी है वो विद इन सफिशेंट टाइम वो गवर्नमेंट से अपने प्लान करेगा कि आपने ये चीज़ें पेपरा से ख़रीदनी है, अगर आपको फोरकास्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को। लिमिटेशन ऑन स्प्लिटिंग और रीग्रुपिंग ऑफ प्रपोज प्रोक्योरमेंट, इसमें यह बताया गया है कि आपका जो एक ऑर्डर है 1 लाख से बढ़ता है, 5 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, जितना भी बनता है, आप उसको स्प्लिट इस तरीके से ना करें कि पेपरा रूल्स को आप स्किप कर सकें। स्पेसिफिकेशंस हैं, जब आप कोई ऐड वगैरह देंगे, इनविटेशन भेजेंगे सप्लायर्स को, बिडर्स को, तो आपने उन जो चीज़ ख़रीदनी है उसकी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन देनी। कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं देनी जो किसी एक सप्लायर या वेंडर को बेनिफिट देती हो। अप्रूवल मैकेनिज़्म है कि आपने जो आपकी इनविटेशन भेज रहे हैं, वो सबसे पहले जो प्रोसेस है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है फिनेंशियल, यानी कि हर ऑफिसर की एक अपनी अथॉरिटी होती है। जितने फिनेंशियली एक ऑर्डर जो आपका है, जो चीज़ ख़रीदने चाह रहे हैं, जितनी जितनी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ही उसकी अप्रूवल उससे हायर ग्रेड का ऑफिसर देगा। तो जितनी भी उसकी फिनेंशियल लिमिट है, लेट्स सपोज 1 लाख की है, तो जो भी ग्रेड 18-19 का जो भी ऑथराइज्ड है, जो उसकी फिनेंशियल पावर्स हैं,
उसके हिसाब से उससे पहले अप्रूवल लेनी है, तब जाके इनविटेशन देनी है। ये नहीं कि आप इनिशिएट कर दें विदाउट अप्रूवल। पहले उस अथॉरिटी से जो कम्पिटेंट है फिनेंशियल अथॉरिटी देने की, उससे पहले आप परमिशन लेंगे, तब जाके आप इनविटेशन देंगे। अखबार में देते हैं या वैसे वेबसाइट पे चढ़ाते हैं या पेपरा की वेबसाइट पे चढ़ाते हैं। प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइजमेंट का क्या प्रोसीजर होगा? इसमें मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट है कि अगर मैं यहाँ पे ही थोड़ा सा समराइज़ आपको कर दूँ कि जो 25,000 तक आपकी अगर कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो वो पैटी कैश से ख़रीद सकते हैं। ये सेक्शन 42 में दोबारा आएगा, लेकिन मैं तब जाके डिटेल में नहीं बताऊंगा। यहाँ पे ही सुन लें ध्यान से कि जो आपकी प्रोक्योरिंग एजेंसी है, अगर उसकी प्रोक्योरमेंट यानी जो चीज़ परचेज़ कर रही है उसकी कीमत 25,000 से कम है, तो वो पैटी कैश, ये पैटी कैश का मतलब होता है जो आपके पास नकद कैश पड़ा हो, उसी से कैश उठा के जाके वो चीज़ ख़रीद के ला सकते हैं, और उसका साथ बिल होना ज़रूरी है, सिर्फ बिल। लेकिन अगर 25,000 से बढ़ती है 1 लाख तक की, उसके लिए आपने 3 वेंडर, 3 सप्लायर, 3 बिडर यानी कि उनसे कोट्स वगैरह लेनी है कम अज़ कम 25,000 से लेके 25,000 से ऊपर और 1 लाख से कम। उसके लिए आपने कम अज़ कम 3 कोट्स लेनी है। अगर लिमिट 1 लाख से बढ़ती है तो फिर आपने पेपरा की तरफ जाना होता है। पेपरा की क्या है कि पेपरा की वेबसाइट और प्रोक्योरिंग एजेंसी की वेबसाइट पे अपना ऐड देना होता है कि ये हम चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, या हमारा इनविटेशन नंबर फ़लाना है, या हमारा रिक्वायरमेंट फ़लानी है। उसकी एक यूनिक स्पेसिफिकेशन आप पेपरा की वेबसाइट पे देंगे, और इसकी लिमिट है 1 लाख से 2 मिलियन, यानी कि 20 लाख। 1 लाख से लेके 20 लाख तक के दरमियान जितनी वैल्यू होगी उसकी पेपरा की वेबसाइट, और दूसरा जो है प्रोक्योरिंग एजेंसी अगर उसकी अपनी वेबसाइट है तो उस पर वो पब्लिश करेंगे। और अगर इसकी वैल्यू 2 मिलियन से बढ़ती है तो फिर आपको 2 नेशनल डेलीज़ में पब्लिश करना पड़ता है। नेशनल डेलीज़ मीन कि डेली की जो अखबार छपती हो, एक उसमें से इंग्लिश हो, एक उसमें उर्दू हो, तो आपने उसमें पब्लिश करना होता है। रिस्पांस टाइम ये होता है कि आपने कम अज़ कम जो है जो सप्लायर जिनको आप इनविटेशन भेज रहे हैं उनको आप एक कम अज़ कम कुछ टाइम देंगे। लेट्स सपोज आप ऐसी इनविटेशन कर रहे हैं जिसमें आपके सिर्फ पाकिस्तान के जो रेजिडेंट्स हैं, जो पाकिस्तान के सप्लायर बिडर्स हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो कम अज़ कम आपको 15 दिन देना होगा ताकि वो अपनी जो भी है बिड वगैरह तैयार करके आपको भेज सकें। अगर ये कंपटीशन इंटरनेशनली हेल्ड कर रहे हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेवल के सप्लायर भी उसमें शामिल हो सकते हैं, तो फिर आपने कम अज़ कम 30 दिन का टाइम देना है। और रिस्पांस टाइम का जो कैलकुलेशन होगी वो लेट्स सपोज आप वेबसाइट पे भी देते हैं और अखबार में भी देते हैं, तो जो अखबार में देने का टाइम होगा, पब्लिश करने का टाइम होगा, उस वक्त स्टार्ट होगा। पेपरा पे पेपरा की वेबसाइट पे आज दे देते हैं इवनिंग टाइम में, और अखबार पे कल की अखबार में आप पब्लिश करते हैं, तो जो कल आने वाले डेट होगी उससे आप इनिशिएट करें, उससे डेज़ कैलकुलेट करेंगे, तो वो आपने टाइम देना होता है। अगर आपने कोई उस ऐड में चेंज भी करनी हो तो फिर जिस तरीके से आपने पब्लिश की होगी ओरिजिनल न्यूज़पेपर में देते हैं या पेपर की वेबसाइट पे देते हैं, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करते हैं तो भी उसी तरीके से ही करेंगे जिस तरीके से पहले एडवर्टाइजमेंट की थी। यानी कि जैसे आपने ऐड दिया था ओरिजिनल, अगर पेपरा की वेबसाइट पे दिया था, अमेंडमेंट करते हैं तो भी पेपरा की वेबसाइट पे देंगे। अगर न्यूज़पेपर में पब्लिश किया था तो भी आपने अगर कोई अमेंडमेंट की तो न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे, सेम आपने रखना है। एक्सेप्शंस कौन कौन सी एक्सेप्शंस हो सकती हैं, किन किन हालात में आप पेपरा रूल को वायलेट कर सकते हैं, ये भी दी हुई हैं, जिनमें है हाँ, कोई नेशनल लेवल की कोई सिक्योरिटी के रेलिवेंट अगर प्रोक्योरमेंट करते हैं तो आप इन पेपरा रूल को स्किप कर सकते हैं। या इमरजेंसी में कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, कोई डिज़ास्टरस सिचुएशन है, तो भी आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी ख़रीद रहे हैं जिसमें किसी के कॉपीराइट्स का इशू है, तो भी आप पेपरा की जो एडवर्टाइजमेंट का पूरा प्रोसेस है इसको स्किप कर सकते हैं।
प्री क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। आप किसी भी सप्लायर से जब ख़रीदने लगते हैं तो आप उससे प्री क्वालिफिकेशन के प्रोसेस में जा सकते हैं। मतलब अगर लेट्स सपोज मैं एक बात करता हूँ कि आपने एक इंडस रिवर पे पुल बनाना है, उसके लिए आप सप्लायर्स को इनवाइट करते हैं, तो आपने सिर्फ शॉर्ट लिस्ट उन सप्लायर को बुलाना है जो इस चीज़ के कैपेबल हैं, जिनमें ये एबिलिटी है, उनके पास फिनेंशियल स्ट्रेंथ भी है, उनके पास मैन पावर भी है, उन लोगों में भी इतनी एबिलिटी, उनकी पास्ट एक्सपीरियंस भी फॉर्म का इतना है कि वो ये काम कर सकते हैं। तो उसको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए आप प्री क्वालिफिकेशन के लिए सप्लायर को इनवाइट कर सकते हैं कि अपनी अपनी प्रोफाइल जमा करवाएं, जो एलिजिबल होंगे तब उनको अगले प्रोसेस में आप लेके जाएंगे। प्री क्वालिफिकेशन का पूरा प्रोसेस यहाँ पे है कि कैसे कैसे आपने ऐड देना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या, और उनको क्राइटेरिया वगैरह क्या आप रखते हैं जिससे इवेलुएट करेंगे। ये एक पूरा प्रोसेस होगा जिसको हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। जो फिर उनमें क्वालिफाई होते हैं उनको वो इंटीमेट करेंगे, जो डिसक्वालीफाई होते हैं उनको बताएंगे कि ये वजह थी जिससे आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। सप्लायर की क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्राइटेरिया किस किस बेस पे कर सकता है, उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं, ये सारे। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सप्लायर, अगर कोई डिसक्वालीफाई करता है तो फिर आपने उसको भी एड्रेस करना होता है कि ये आपकी वजह थी जिससे आप डिसक्वालीफाई हो चुके हैं। अगर कोई आपके साथ मतलब कोई फेक डॉक्यूमेंट्स जमा करवाता है या कोई गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब पार्टिसिपेशन के दौरान कि फ़ेक दे देता है अपनी बिड वगैरह, या उसमें फ़ेक चीज़ें डाल देता है जो कि ओरिजिनल में होती नहीं है, तो ऐसा जो है रिपीटेडली अगर बार बार वो कोई जो वेंडर है वो आपके साथ ऐसे कर रहा है तो आप उसको ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन ब्लैक लिस्ट करने से पहले उस बंदे को, उस बिडर्स को, उस सप्लायर को एक दफ़ा मौका देना है कि वो अपनी जस्टिफिकेशन दे सके। मेथड्स ऑफ, आगे प्रोक्योरमेंट आ जाते हैं। प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट क्या है? ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग इज़ दी प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट। इसमें कौन कौन से प्रोसीजर आ जाते हैं? ये सेक्शन ये याद रखना है 22 से लेकर 37 तक ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग का पूरा प्रोसीजर है। बिड कैसे वो सबमिट करवाएंगे? जैसे प्रोक्योरिंग एजेंसी उनको बताएगी, वेंडर्स को इनविटेशन में वो कम्प्लीटली बताएगी कि ये तरीका कार होगा, इस जगह पे इतने टाइम, इस डेट को इतने बजे तक आपने अपनी बिड्स सबमिट करवानी हैं। बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या वो जमा करवाएंगे, ये सारी डिटेल दी हुई है जिन पे हम पहले जिक्र कर चुके हैं। आपने इनको गौर से पढ़ लेना है, याद भी कर लेने की कोशिश करनी है। बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में सारा वही चल रहा है, पिछला जो प्रोसेस था। रिजर्वेशंस एंड प्रेफरेंसेस, अगर कोई चीज़ ऐसी है तो फेडरल गवर्नमेंट उस पर रख सकती है कि हम लेट्स सपोज लोकल बिडर्स जो हैं उनको प्रेफरेंस देंगे। अगर किसी के पास इतना एक्सपीरियंस रेलिवेंट है हम उसको प्रेफरेंस देंगे। तो इस तरह की कोई ख़ास जो शर्त है वो लगा सकती है। और कोई ऐसे कंट्रीज़ जिनका फेडरल गवर्नमेंट ने पहले ही मना किया हुआ है कि वो इसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, तो वो भी गवर्नमेंट के पास राइट है और प्रोक्योरिंग एजेंसी उस चीज़ पे अमल करेगी अगर फेडरल गवर्नमेंट ने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन वगैरह दी हुई हैं। बिड सिक्योरिटी वो होती, मैंने जैसे आप अब यहाँ पे एक दो पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं। एक बिड सिक्योरिटी होती है, एक परफॉर्मेंस गारंटी होती है। बिड सिक्योरिटी होती है कि जब बिड कौन देता है, जब बिडर जो होता है वो आप प्रोक्योरिंग एजेंसी इनविटेशन देती है अखबार पे या वेबसाइट पे, तो उसके जवाब में वो बिड जमा करवाते हैं। जब बिड जमा करवाते हैं तो एम ही ना कोई फेक बिड जमा करवा जाए, जो सीरियस हैं वही बिड जमा करवाएं। इसके लिए जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है वो शर्त लगा सकती है कि आपने बिड सिक्योरिटी जमा करवानी, और वो जितनी वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट है उसकी, या जो जितनी वैल्यू की ऑफ़र है या इनविटेशन आप कर रहे हैं उसका 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस गारंटी, वो बाद में आती है, वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बिड वैलिडिटी पे मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बिड वैलिडिटी क्या होती है। लेट्स सपोज आपने इनविटेशन दी वेबसाइट पे कि हमें ये चीज़ चाहिए,
और इस डेट तक आपने अपनी देनी है कोर्स वगैरह या बिड्स वगैरह जमा करवानी है। तो उनसे आप इनविटेशन पे लिख सकते हैं कि एक अपनी बिड की वैलिडिटी इस डेट से लेके इस डेट तक 1 महीने की कम अज़ कम होनी चाहिए, इससे कम की वैलिडिटी नहीं होनी चाहिए। तो जो पीरियड वो कंडीशन आप लगा देते हैं 1 महीना कम अज़ कम या 6 महीने या साल का, जो आप कंडीशन लगा देते हैं कि लेट्स सपोज़ कि आज आप इनविटेशन वेबसाइट पे दे रहे हैं और 1 महीने या 15 दिन का या 1 महीने का आप टाइम देते हैं कि ओपनिंग होगी। लेट्स सपोज़ ये फ़रवरी चल रहा है, फ़रवरी के एंड पे आप देते हैं ऐड और आप देते हैं कि मार्च के एंड तक ऐड आपके बिड्स जमा हो जानी चाहिए और जो पार्टिसिपेट करेगा वो 1 साल के लिए बिड की वैलिडिटी दे, यानी कि अगर वो मार्च की 31st को ओपन होगी तो 31st से अगला ईयर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फरवरी के एंड तक, फरवरी के एंड तक वो सॉरी मार्च के एंड तक की वो वैलिडिटी होगी उस बिड की, यानी कि उस पूरे साल में अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो जो बिडर है वो उससे विदड्रा नहीं कर सकता कि ये जी प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं, ये इनमें कोई मसला आ गया, तो वो विदड्रा नहीं कर सकता। उस टाइम पीरियड में आपने ऑर्डर उसको देना होता है। अगर आप उस टाइम से लेट हो जाएंगे तो वो कह सकता है कि मैंने तो ये 1 साल का जो टाइम दिया था आपने उसमें ऑर्डर नहीं किया, तो मेरी अब बिड की वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए आप मुझसे नए रेट लें, मैं रेट बढ़ चुके हैं, मैं नए रेट पे आपको चीज़ दूंगा। ये होती है बिड वैलिडिटी। और अगर फ़र्ज़ किया बिड में कोई एक्सटेंशन करना चाहते हैं, पिछले ही उसी का हिस्सा बिड वैलिडिटी में आपको चेंज करना चाहते हैं, आपने 1 महीने के लिए बिड की वैलिडिटी ली हुई थी लेकिन जो वेंडर है, जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है, वो अपना प्रोसेस नहीं कर सकी, वो दोबारा कहती है बिडर्स को कि आप अपनी एक्सटेंशन कर लें, बिड की जो वैलिड टाइम दिया था उसमें एक्सटेंशन करें और 1 महीने की कम अज़ कम एक्सटेंशन करें। जो विलिंग होते हैं वो कहते हैं ठीक है, हमने टाइम एक्सटेंड कर देते हैं और बिड अपनी नहीं जमा करवा देते हैं। अगर उनमें से कोई अनविल होता है, कोई कहता है कि मैं नहीं पार्टिसिपेट कर सकता या मैं टाइम ज़्यादा नहीं दे आपको दे सकता, तो वो उसने जो बिड सिक्योरिटी वगैरह जमा करवाई होगी वो विदड्रा करके फॉरफीचर किए बगैर वो विदड्रा कर सकता है अपनी बिड से। यही एक्सटेंशन एंड सबमिशन के हेड में आता है। आगे आता है जी ओपनिंग, इवैल्यूएशन एंड रिजेक्शन ऑफ बिड्स, कि ओपन कैसे करनी है, इवैल्यूएट कैसे करना है और रिजेक्ट कैसे करना है अगर किसी में कोई मसला हो तो। बिड्स आपने ओपन करनी है जिस दिन आपने टाइम दिया हुआ है कि इस डेट तक बिड्स इतने बजे तक पहुंच जाने चाहिए, उस टाइम के एक ख़त्म होने के आधे घंटे के बाद, यानी कि मिनिमम हाफ आवर, यानी कि 30 मिनट्स के बाद आपने ओपन करनी है। लेट्स सपोज आपने एक स्पेसिफिक डेट दी थी और दोपहर 12 बजे तक का टाइम दिया था कि बिड्स पहुंच जाने चाहिए, और बिड्स जो पहुंच जाएंगी उनको आपने कंसीडर करना है और 30 मिनट का कम अज़ कम वक्फा देना है। अगर कोई 30 मिनट लेट होता है तो खैर उसको कंसीडर कर लें। अगर उसके बाद कोई रिसीव होती है तो आपने अनओपन उसी बिडर को रिटर्न कर देनी होती है। आप जब बिड्स ओपन करेंगे तो उनको पब्लिकली अनाउंस करेंगे, इसकी इतनी यूनिट प्राइस थी, इसकी टोटल इतनी वैल्यू थी, मतलब उसमें कोई ढके छुपे नहीं रखना बल्कि ओपनली आपने उनको बताना है। और वो रीडिंग कौन करेगा, जो प्रोक्योरिंग एजेंसी का ही कोई रेप होगा। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया का मतलब ये है कि जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है उसने पहले बताया होगा कि हम ये मेन चीज़ें उसमें देखेंगे, अगर वो चीज़ें पूरी करते हैं उसी इवैल्यूएशन पे ही, उसी जो क्राइटेरिया दिया हुआ है उसी पे ही उनको कंपेयर करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। अगर उसमें कोई फेल होता है तो उसको आप बैक एंड पे लेके जा सकते हैं कि आपने ये हमारा जो क्राइटेरिया था इसमें सही क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए हम आपकी कोड को रिजेक्ट कर रहे हैं या साइड पे कर रहे हैं। इवैल्यूएशन ऑफ बिड्स वही है कि जो आपके पास बिड्स आ जाती हैं उनको आप इवैल्यूएट करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे, उनकी कंपैरेटिव एक स्टेटमेंट बनेगी और आप उनके क्राइटेरिया के हिसाब से ही देखेंगे कि किसने क्राइटेरिया पूरा किया, किसने नहीं किया। अगर सब ने पूरा किया तो उसमें सबसे लोएस्ट प्राइस किसकी है, जिसकी लोएस्ट होगी उसको ऑर्डर दे देंगे आप, परचेज ऑर्डर। बाकी इधर करेंसी का था कि जो उस दिन सेलिंग प्राइस होगी जिस दिन आप ओपन करते हैं तो उस हिसाब से आपने कंपेयर करना है।
जब एक दफ़ा बिड ओपन हो जाएगी तो उसमें कोई भी मटेरियल चेंज आप नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि जब प्रोक्योरिंग एजेंसी कहीं क्लैरिटी लेना चाहती है तो वो रिटन राइटिंग में उससे बिडर से पूछेगी कि ये इसके मतलब क्या है, तो जो बिडर है वो उसका राइटिंग में ही जवाब देगा। और जब ओपनिंग होगी तो उसका रैप भी हो सकता है या वो खुद भी हो सकता है बिडर। यही है क्लैरिफिकेशन ऑफ बिड में कि जो क्लैरिफिकेशन प्रोक्योरिंग एजेंसी उससे मांगती है। अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो वो राइटिंग में देंगे और राइटिंग में ही उसका जवाब देगा सप्लायर। डिस्क्रिमिनेटरी एंड डिफ़िकल्ट कंडीशन, आपने कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगानी जिससे बिडर को किसी एक को फ़ायदा पहुंच रहा हो, दूसरे को नुकसान पहुंच रहा हो। यानी कि कोई ऐसी चीज़ आपने कंडीशन नहीं लगानी कि हमें ये चीज़ चाहिए जिसका ये पहलू भी हो, या उसका कलर ऐसा हो, या फलानी उसके फंक्शन ऐसा हो, या उसका फलां जगह पे बटन लगा हो, या कुछ ऐसी चीज़, कुछ छोटी छोटी चीज़ आपने नहीं लिखनी जो जिसका मतलब आपका क्लियर ये हो कि एक जो वेंडर है उसके पास वो चीज़ पड़ी है, तो आप वही खूबियाँ लिखें ताकि दूसरा कोई वो पूरी ना कर सके। तो इस तरह का अगर काम आप करेंगे तो मिस प्रोक्योरमेंट के ज़मरे में आएगा। तो जो आपके इवैल्यूएशन क्राइटेरिया दिया उस पे अगर कोई बिडर जो है उसकी बिड पूरी फॉल नहीं करती, उसकी रिक्वायरमेंट जो आपने मांगी हुई थी वो पूरी नहीं करती, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। और रिजेक्शन का जो नोटिस है वो आपने देना होता है जिसके प्रपोजल वगैरह रिजेक्ट हुए हैं, और उनको जस्टिफिकेशन भी बतानी होती है कि ये इस वजह से आपका प्रपोजल हमने रिजेक्ट कर दिया है। अगर कहीं पे आप जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है वो जब ऐड दिया था तो कुछ किसी चीज़ के बारे में नहीं पता था कि हमें ये जो चीज़ चाहिए उसमें ये फंक्शन भी होना चाहिए, उसमें ये क्वालिटी भी होनी चाहिए, और बाद में पता चला, तो जितना पहले प्रोसेस हो चुका है उसको ख़त्म करके रीबिडिंग के प्रोसेस में जा सकती है। प्रोक्योरिंग एजेंसी को कोई सवाल नहीं करेगा कि ये ऐसे क्यों आपने किया है, लेकिन वजह कोई ख़ास होनी चाहिए। ऐमें नहीं कि मतलब कोई मनपसंद का बिडर नहीं आ सका उसमें तो दोबारा रीबिडिंग कर दें, ऐसे नहीं करना। और आपने जब इवैल्यूएशन हो जाएगी, मतलब जो बिड्स आपके पास आई होंगी उनको जब आपने कंपेयर कर लिया होगा, कंपैरेटिव एक स्टेटमेंट बनती है जिसमें हर एक बिडर की प्राइस, वैल्यू, यूनिट और सारा दिया होता है, जिससे आप दे सकते हैं कि इसका रेट ये था, इसका रेट ये था, इसका रेट ये था, इन 4-5 में से लोएस्ट रेट इसका था, तो पता चल जाता है। तो जब कंपैरेटिव आप बना लें, इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो बन जाती है, तो आपने उसको बताना होता है। और कम अज़ कम जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है उससे 10 दिन पहले आपने उस चीज़ को अनाउंस करना होता है कि ये आपकी प्राइसेस थी, लोएस्ट इसकी है और ये विन बंदा किया है। उसके साथ फिर 10 दिन के बाद आप कम अज़ कम 10 दिन का गैप दे के उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ओपन प्रोसीजर कैसे है? प्रोसीजर ऑफ ओपन बिडिंग, ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसीजर क्या है, ये हमने पहले पढ़ा भी था। सिंगल स्टेज 1 एनवेलप है जिसमें एक ही एनवेलप आएगा और उसमें दो होंगे, एक फिनेंशियल होगी, एक टेक्निकल होगी, और एक ही स्टेज पे आपने उसको ओपन करता है। सिंगल स्टेज 2 एनवेलप ये होता है कि एक ही स्टेज आती है लेकिन आपके पास दो बिड्स आती हैं, दो एक मतलब आपके पास आता है पैकेज जिसके अंदर दो एनवेलप फर्दर होते हैं, एक में एक के ऊपर लिखा होता है फिनेंशियल प्रपोजल, एक पे लिखा होता है टेक्निकल प्रपोजल। और ये ऐसे मामलात में होता है जब टेक्निकल प्रपोजल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और टेक्निकल प्रपोजल पहले आप ओपन करते हैं जो टेक्निकली क्वालिफाई होते हैं, फिनेंशियल तब उनके खोलते हैं। अगर कोई टेक्निकली क्वालिफाई नहीं होता तो फिनेंशियल प्रपोजल को आप खोलते ही नहीं है। ये दूसरी स्टेज हो गई थी, दूसरी किस्म इसकी थी। आगे आ जाता है तीसरा, टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर। इसमें टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर में आपके पास ये होता है कि आपने एक दफ़ा उनसे लेते हैं बिड्स वगैरह, और टेक्निकली भी होती हैं और फिनेंशियल दोनों होती हैं। तो जो आप अमेंडमेंट वगैरह करते हैं, फ़र्ज़ किया टेक्निकल को आपने देखा और उनसे डिस्कशन वगैरह की, और फिनेंशियल भी उन्होंने साथ भेजा हुआ था। टेक्निकली आपने डिस्कशन की, कुछ जो डेफिशिएंसीज थी, कुछ और चीज़ें जो उसमें होनी चाहिए थी वो मिसिंग थी, आपने कहा जी आप अपनी
दोबारा से बनाएं और हमें सप्लीमेंट्री फिनेंशियल बिड भी दें। तो एक तो उसकी पहले वाली होगी जो पहले ओरिजिनली उसने टेक्निकल प्लस फिनेंशियल भेजी थी, दोबारा जब रिवाइज टेक्निकल भेजेगा साथ में सप्लीमेंट्री फिनेंशियल बना के भेजेगा। और जब आपने उसकी इवेल्यूएशन करनी है तो दोनों को कंसिडर करना है, पहले वाली भी और दूसरी जो सप्लीमेंट्री फिनेंशियल प्रपोजल साथ आया होगा उसको भी आपने अमेंड करना होता है। तो ये होता है 2 स्टेज बिडिंग प्रोसीजर। ये सेकंड स्टेज में वही बताएगा कि उसमें अमेंडमेंट करनी है और सप्लीमेंट्री वगैरह वो देगा साथ में। 2 स्टेज 2 बिडिंग प्रोसीजर ये होता है कि पहली एक स्टेज होती है जिसमें टेक्निकल प्रपोजल भी आता है, फिनेंशियल प्रपोजल भी आता है, और उन दोनों को ओपन किया जाता है और टेक्निकली जो चीज़ें आपकी आप देखते हैं कि ये क्वालिफाई कर गया है और इसमें फ़लाँ फ़लाँ चीज़ कुछ एडिशन होनी चाहिए, और फिनेंशियल प्रपोजल आप उसको ओपन नहीं करते और दोबारा जब उसको कहते हैं कुछ अपना रिवाइज्ड करे, तो दोबारा वो टेक्निकल प्रपोजल देता है, तो फिर वो सारे के सारे फिनेंशियल प्रपोजल को भी रिवाइज कर लेता है अकॉर्डिंगली। ये स्टेज 1 है और स्टेज 2 है। इन डिटेल में मैं इसको नहीं पढ़ रहा, बड़ी डिटेल में पहले डिस्कशन हुई थी इसमें, मेरे ख्याल में पार्ट 4 या 5 में हमने ये डिस्कशन की थी शायद। 37 में कंडीशन ऑफ फॉर यूज़ ऑफ, ये आगे कंडीशन दी गई हैं कि किस वक्त हमने सिंगल स्टेज 1 एनवेलप करना होता है, सिंगल स्टेज 2 एनवेलप्स करने होते हैं। सिंगल स्टेज 1 एनवेलप होता है ओपन कम्पिटिटिव, और ये मेन कम्पिटिटिव ओपन प्रोसीजर है प्रोक्योरमेंट का, और इसमें कोई इतनी नहीं प्राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इतनी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं होती, इसलिए सिंगल स्टेज 1 एनवेलप यूज़ किया जाता है। जब सिंगल स्टेज 2 एनवेलप होते हैं तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, इसलिए अ, इसको अप्लाई करते हैं। फिर होता है 2 स्टेज बिडिंग प्रोसीजर, ये तब आप लगाते हैं जब देयर आर 2 or more इक्वली एक्सेप्टेबल टेक्निकल सोल्यूशन अवेलेबल टू द प्रोक्योरिंग एजेंसी। जब मोर देन 2 टेक्निकल सोल्यूशन किसी मसले के अवेलेबल हैं तो आपने 2 स्टेज बिडिंग प्रोसीजर करना होता है। जब आपके पास कम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट वगैरह होता है तो 2 स्टेज 2 एनवेलप बिडिंग प्रोसीजर आप अप्लाई करते हैं, जो कि सी में जिक्र किया गया है। एक्सेप्टेंस ऑफ बिड्स एंड अवार्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट कंट्रैक्ट्स, जब बिड्स एक्सेप्ट आपने कर ली तो फिर उनको वैल्यूएशन करना है और जो लोएस्ट होगा उसको आपने अवार्ड करना होता है कंट्रैक्ट। फिर आपने उनसे किसी से परफॉर्मेंस गारंटी अगर लेनी है तो जितनी वैल्यू का वो कंट्रैक्ट है उसकी 10% से ज़्यादा आपने परफॉर्मेंस गारंटी नहीं लेनी होती। और जब आप एक दफ़ा ओपन कम्पिटिटिव प्रोसीजर में चले जाते हैं तो फिर आपने किसी से निगेशिएट नहीं करना होता। और आपने ये जितने भी आपके प्रोक्योरमेंट के पर पूरा प्रोसेस है, जब तक इनकी आप इवैल्यूएशन की रिपोर्ट नहीं अनाउंस करते तब तक ये आपकी कॉन्फिडेंशियल होती हैं। जब अनाउंस हो जाती है तो फिर किसी के इन्फॉर्मेशन डिमांड करने पे जो बिडर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन डिमांड करे कि किसने किसकी क्या प्राइस थी या कौन विन किया या मुझे क्यों रिजेक्ट किया, तो आप उसकी बता सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने प्रोप्राइटरी राइट्स वगैरह जो हैं अगर किसी सप्लायर के तो वो आपने पब्लिक नहीं करने। अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट में जिक्र किया गया कि कैसे वो, ये सेक्शन 42 है जिस पे हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं कि 25 तक पैटी कैश और 25,000 से 1 लाख तक 3 कोर्ट्स के साथ, और 1 लाख से 2 मिलियन तक आपने पेपरा की वेबसाइट पे पब्लिश करना लाजमी होता है, और अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी की अपनी वेबसाइट होती है तो उस पर पब्लिश करना होता है। अगर 2 मिलियन से ज़्यादा वक्त का आपका कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है तो उसको आपने 2 डेलीज़ न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होता है। और इसमें अल्टरनेटिव प्रोक्योरमेंट में ये भी कि स्पेसिफिकेशन वगैरह और जो अगर प्रोप्राइटरी राइट्स वगैरह की कोई चीज़ें हैं तो आप वो भी डायरेक्टली प्रोक्योर कर सकते हैं। और फेडरल गवर्नमेंट से कोई ऑटोनॉमस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है तो जो लिमिट होती है 1 लाख के बाद पेपरा पे जाना, तो वो फेडरल गवर्नमेंट से एग्जाम्पशन ले सकते हैं और उसकी 5 लाख तक उस लिमिट को बढ़ा सकते हैं, यानी 5 लाख तक की अगर कोई चीज़ परचेज़ करनी तो 3 कोर्स के साथ भी वो परचेज़ कर सकते हैं।
और ये भी होता है कि अगर फ़र्ज़ कि आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक साल में एक ही दफ़ा अगर चीज़ मंगवाएंगे तो वो परचेज़ कर ली, दूसरी दफ़ा मंगवाएंगे तो उसकी क्वालिटी, उसके मटेरियल या जो कंट्रैक्टर उसके काम में फ़र्क आ सकता है और उसकी वजह से आपको लॉस की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह की नोयत हो तो आप 3 साल का किसी कंट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये इसके लिए फ़ेडरल गवर्नमेंट की परमिशन लेना भी ज़रूरी होती है। नेगोशिएटेड टेंडरिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं, और जब अर्जेंसी वगैरह हो, कोई डिज़ास्टर्स सिचुएशन हो, तब भी आप परचेज़ कर सकते हैं। आप इनको पेपरा को फॉलो ना करें तो चल जाता है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन उन हालात में बाद में आपको लेना पड़ती है। ऑन अकाउंट पेमेंट रहती है कि अगर सप्लायर से आप चीज़ें डिलीवर करवा लेते हैं और आप उनको फाइनल डिलीवरी का दे देते हैं सर्टिफिकेट, तो विद इन 30 डेज़ आपने उसको पेमेंट करनी होती है। और अगर उसमें कोई फाइनल डिलीवरी में कोई अगर क्लेम वगैरह होता है, कोई चीज़ आपकी ठीक डिलीवर नहीं होती, तो आपने विद इन 30 डेज़ उससे क्लेम करना होता है और उसको राइटिंग में बताना होता है कि आपकी ये चीज़ें उनको रिप्लेस करें या हम रिजेक्ट कर रहे हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर आप सब पे वाजिब हो जाता है, मतलब जो प्रोक्योरिंग एजेंसी और जो बिडर है, उन्होंने वो अपना जो एग्रीमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो पूरा करना होता है। अगर उसमें कोई आ जाती है, फंस गया, उन आपस में कंट्रडिक्शन आ जाती है, तो प्रोक्योरिंग एजेंसी ने एक आर्बिट्रेशन का प्रोसेस बनाना होता है, जिस पे एक कमेटी बनानी होती है, जिसके कम ऑड नंबर पे मेंबर्स होने चाहिए, और जो ग्रीवेंसेस वगैरह हों तो वो भी इसमें टाइम वगैरह मेंशन है कि कितने टाइम में कितने ग्रीवेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, और उनको एड्रेस करना होता है। अगर फ़र्ज़ किया ग्रीवेंसेस जो है आर्बिट्रेशन से रिज़ॉल्व नहीं होते, तो फिर जो है वो उस ज्यूरिसडिक्शन में जो कोर्ट होती है उसके पास जा सकते हैं। क्लोजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब चीज़ें फाइनली डिलीवर हो जाती हैं तो वो बिल पेमेंट के लिए चला जाता है और उसको पेमेंट हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाता है। तो जो रिकॉर्ड होता है वो कम अज़ कम 5 ईयर तक रखना होता है, अगर कोई और कंडीशन ना लग जाए। फर्स्ट किया कोई कंडीशन ऐसी है जैसे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम पेपरा रूल्स में चेंज कर सकती है, और इसका टाइम पीरियड बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन एट द प्रेजेंट इस जो प्रोक्योरमेंट के प्रोसीजर में जितना दिया गया है, वो सारे के सारे आपने डॉक्यूमेंट्स कम अज़ कम 5 साल के लिए रखने होते हैं। और आपने पब्लिक एक्सेस जो एंड ट्रांसपेरेंसी, आपने ऐसा प्रोसीजर बनाना होता है कि ट्रांसपेरेंसी उसमें हो, और जो इन्फॉर्मेशन है बिडर वगैरह को बाद में आपने बतानी होती है कि ये मामला था जिससे आपको रिजेक्ट किया गया, आपकी विन नहीं कर पाए, या आपको ऑर्डर नहीं मिला। यही रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस है। प्रोक्योरिंग एजेंसी ने एक कमेटी बनानी होती है जो ऑड नंबर पे होगी, और वो एड्रेस करती है। इसमें टाइम पीरियड वगैरह भी, और 15 दिन का जिक्र होता है। मतलब जब आप इवेल्यूशन ऑफ बिड करते हैं, ऑर्डर देते हैं किसी को कि फ़लाँ बंदे की बिडर की लोएस्ट बिड थी और उसको हम दे रहे हैं, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर जो रिड्रेसल कमेटी को जो भी सप्लायर वेंडर है वो अपने ग्रीवेंसेस कन्वे कर सकता है। कोर्ट वगैरह का मैंने बताया, अगर वो उनसे फ़ैसला नहीं होता, और आर्बिट्रेशन का प्रोसेस भी मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आप पेपरा रूल्स को फॉलो नहीं करते तो इस जो परचेजिंग करेंगे उसको मिस प्रोक्योरमेंट कहते हैं। ओवर राइडिंग इफ़ेक्ट भी है कि अगर कोई जो जो अगर ये कोई पहले रूल चल रहा था, और पेपरा रूल भी लागू हो गया, लेकिन आपने पहले उसकी इनविटेशन दे चुके थे, तो वो जो पहले रूल थे वही फॉलो किए जाएंगे। लेकिन अगर कोई प्रोक्योरिंग एजेंसी देखती है कि वो रूल ठीक नहीं थे, तो वो रीबिडिंग कर सकता है और पेपरा रूल के ज़रिए प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को आगे ले जा सकता है। अगर कोई पहले रूल है और पेपरा रूल भी लागू हो गए हैं, तो उसके बाद वो सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे और पेपरा रूल्स के जो लॉज हैं वो अवेल करेंगे। दैट्स इट। और यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कल 50 मार्क्स का टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन मैं उसमें बनाऊँगा। तो
साथ साथ एक क्वेश्चन होगा, उसको रीड आउट करेंगे, ऑप्शन दिए जाएंगे, आपने जो भी आपका ऑप्शन होगा आपने तो टिक अपने हिसाब से कर लेना है, लेकिन उसका साथ ही आंसर दिया जाएगा, आपने साथ ही खुद मार्किंग करते जाना है। और जब टेस्ट एंड होगा तो आपने ऑनेस्टली उस पर कमेंट्स में बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए उस टेस्ट में। तो आपकी खुद ही होगी, कोई भी मतलब इस पर नहीं है आपकी, फ़िज़िकली तो हम नहीं टेस्ट ये कंडक्ट कर पाएंगे, क्योंकि सारी की सारी हमारी डिस्टेंस लर्निंग के प्रोसेस में से हम गुजर रहे हैं। तो अच्छी तैयारी के लिए अच्छा तैयार करें तो आपको ही फ़ायदा है। मुझे इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।